चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? क्या मेरी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर आ रही है? चलिए शुरू करते हैं आज हमारी क्लास को। आज हम 32 नंबर की क्लास को देख रहे हैं और ध्यान रखिएगा अगले 2 से 3 दिन आप लोगों की जो एग्ज़ाम्स के बचे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को मैं लास्ट इन 5 दिनों की जो क्लास ले रहा हूँ इनमें 31, 32, 33 नंबर की रीजनिंग की क्लास और एक मैं मैराथन ले रहा हूं जिसमें आपको मैं कंप्यूटर के फिर से 150 प्लस क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अगर आपने ये सारी क्लासेस नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दी है और साथ ही परफेक्शन एकेडमी के ऐप में जो महिला सुपरवाइजर वाला कोर्स था उसमें भी सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ डलवा दी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सर आज की हमारी क्लास को। आप मुझसे अगर किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर जुड़े हुए नहीं है तो जुड़ जाइएगा। साथ ही आप परफेक्शन एकेडमी पर देखेंगे तो हमने अभी 4 नए बैच लॉन्च किए हैं। आगामी एग्जाम आप लोगों की एमपी एसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी आबकारी आरक्षक और एमपी वन रक्षक जेल प्रहरी, चारों कोर्स बिल्कुल पूरी तरह से लाइव चल रहे हैं, रिकॉर्डेड हैं। मज़ा आ जाएगा, बेहतरीन तरीके से इसमें क्लासेस चल रही है। अगर आपका लक्ष्य है महिला सुपरवाइजर के बाद कि मैं इनमें से किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करूं, आप तुरंत ज्वाइन होइएगा और इसकी क्लासेस कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैथ्स रीजनिंग सीखना है तो 450 में आपको कंप्लीट फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। एग्जाम जो व्यापम की एग्जाम से उनके लिए योद्धा बैच मिल जाएगा। एसएससी के लिए अलग बैच हैं और भी रेलवे का अलग बैच है, एसएससी जीडी का अलग बैच है। सारी जानकारी आप लोगों को इस नंबर पर मिल जाएगी, तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, टेस्ट पास भी मिल जाएगा 49 रुपीज़ में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब हमने जो टारगेट लिया था कि हम 40 प्लस क्वेश्चन करेंगे 1 घंटे या 1 घंटे से कम के समय में, तो 40 से 45 क्वेश्चन का जो टारगेट है ना उसको लेकर चलना ही है। और एक टाइम पर आप लोगों को 1 घंटे में जितने क्वेश्चन हो पाए 45 प्लस उतने करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए आइए। सिर्फ कंटेंट काम का है, ध्यान रखना। सिर्फ वो टॉपिक जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बस उन टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही टॉपिक वो है जो आप लोगों को पूरे 15 में से 15 नंबर दिलवा सकते हैं अगर 15 नंबर की रीजनिंग आएगी तो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। 40 का कोड दिया गया है, नेक्स्ट का कोड हमें बताना है। अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि 40 का कोड क्या है? FORTY। 40 का कोड क्या दिया है? YTROF। अब बहुत सारे लोग इसको देख कर ना लॉजिक लगा रहे होंगे, +5 का, 2 का, 3 का। अरे कुछ नहीं लगाना, FORTY उल्टा कर दो जस्ट। FORTY एक तो उल्टा करने वाला लॉजिक है। अब आपने पॉइंट में भी यही लॉजिक लगाया तो POINT पॉइंट। लेकिन क्या ये ऑप्शन में मिल रहा है? TNI, TNIOP, TNIOP, TNI कहीं नहीं मिल रहा। TN है ही नहीं कहीं आगे, देखो इन 3 ऑप्शन में। यहाँ TN था तो उसके बाद I है लेकिन OP नहीं था, PO लिखा है। मतलब ये क्वेश्चन उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का आप सोच बैठे। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि F6 पर आता है, O15 पर आता है, R18 पर आता है, T20 पर आता है और Y25 पर आता है। और जस्ट नीचे वाले नंबर को अगर देखोगे तो Y25 पर हैं, T20 पर हैं, R18 पर हैं, O15 पर है और F6 पर है। घटते क्रम में लॉजिक चल रहा है। आप नंबर को छोटे करते जाओ, नंबर को घटते क्रम में लिखते जाओ। 25 से छोटा 20, 18, 15, 6, घटता क्रम चल रहा है। और अगर घटता क्रम चल रहा है तो यहां भी घटता क्रम चलाएंगे। P16, O15, I9, N14, T20। सबसे बड़ा नंबर 20, फिर 16, 15, 14 और 9। क्या ये क्रम आपको कहीं देखने को मिल रहा है? 9 पर अगर कोई ऑप्शन खत्म हो रहा है तो वो यही है, 20, 16, 15, 14, 9। ठीक है, तो डी वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। देखो 6 मकान है सर, एक ही कॉलोनी में स्थित है और इनको कहीं किसी के पश्चिम में, किसी के दक्षिण में, किसी के पूर्व में स्थापित हमें करना है। ये आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लिखा गया है? पी के पश्चिम में 400 मीटर की दूरी पर, के पश्चिम में 400 मीटर की दूरी पर है पी। फिर एम और एल की बात हो रही है, दोनों हमें नहीं पता। ओ और के की बात हो रही है। ओ के उत्तर में 300 मीटर, के उत्तर में 300 मीटर की दूरी पर ओ। ठीक है, एन एल के, एन और एल हमें नहीं पता। एल के दक्षिण में 250 मीटर, एल जो है वो के दक्षिण में 250 मीटर, के दक्षिण में 250 मीटर पर एल नाम का एक पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे ही एल और के पता चला, एल से ये वाली दूरी पता चल जाएगी कि एन एल के दक्षिण में 150। इस एल के दक्षिण में, इस एल के दक्षिण में 150 मीटर की दूरी पर कौन है? एन। एन बनाया। अच्छा, एल एक और था,
कि एल के पूर्व में 200 मीटर की दूरी पर, एल के पूर्व में भी कोई है तो एल को इधर मान लीजिए। एल के पूर्व में 200 मीटर की दूरी पर, ये वाली डिस्टेंस आ गई 200, 200 मीटर की दूरी पर है एम, ये लीजिए यहां पर एम बना दिया हमने। ओके, और कोई लाइन बची है क्या सर? पी के वाली पहले हो गई, एम एल वाली हमने अब ले ली, ओ के वाली पहले हो चुकी थी, एन एल वाली भी हो गई है, एल के वाली भी हो गई है, ये रही एल के। ठीक है, ओ और एन के बीच की सीधी दूरी कितनी है? ओ यहां लिखा है, एन यहां लिखा है, इन दोनों के बीच की सीधी दूरी कितनी है? देखो ये 300 और 200, 500 और 50, 550 और 50, 600 और 100 और 700, मतलब ये पूरी लंबी दूरी आपको काउंट करनी है यहां से लगाकर यहां तक की। तो देखो 300 और ये आपका 400, 400 और 300, 700, 700 मीटर की दूरी है, ट्रेवल कर लो। ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा कि अविवाहित पुरुष और वकील का सही वेन आरेख क्या होगा। हर वो टॉपिक करवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है, कोई इररिलेवेंट कंटेंट नहीं है, एक भी टॉपिक। ठीक है, अविवाहित पुरुष और वकील की बात करनी है। अविवाहित पुरुष हो सकता है, महिला भी हो सकती है। सर अविवाहित वकील हो सकता है, महिला भी हो सकती है। अविवाहित मतलब वकील भी हो सकता है, विवाहित भी वकील हो सकता है। तो सर ये तो एक दूसरे तीसरे के साथ कुछ का रिलेशन बना लें, ये अविवाहित, ये पुरुष और ये वकील। देखो ये अविवाहित लोग, ये वकील लोग, या क्या लिख दो इसको, वकील लिखना ना, ये वकील लोग और ये पुरुष लोग। तो सर कुछ पुरुष वकील हो सकते हैं अविवाहित हो, कुछ पुरुष हो सकते हैं जो अविवाहित हो, वकील हो ही ना, या कुछ वकील ऐसे हो सकते हैं जो पुरुष हो अविवाहित ना हो, कुछ ऐसे वकील हो सकते हैं जो अविवाहित हो लेकिन पुरुष हो ही ना। तो ये वाला डायग्राम आपका परफेक्ट बैठेगा। आप बाकी और किसी डायग्राम के साथ इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आइएगा। एक लड़के की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, क्या कह रहा है विकास? विकास ने कहा कि उसके पिता की मां, देखो किसी लड़के की तस्वीर की ओर संकेत किया है तो मान लीजिए कि ये लड़का है। इस लड़के की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए विकास ने क्या कहा कि उसके पिता की मां, इसके पिता की मां सुनीता मेरी पत्नी की बहन की मां है। ये जो सुनीता है ना, ये मेरी पत्नी की बहन की मां है, मेरी पत्नी की बहन की मां है। मेरी मतलब विकास को यहां रखो, विकास कह रहा है मेरी पत्नी की बहन की या भाई की मां है ना। इस लड़के की, समझना, इस लड़के की जिसकी तस्वीर की ओर देखते हुए विकास ने कहा कि इसके पिता की मां सुनीता मेरी पत्नी की बहन की मां हो या इसकी पत्नी की भाई की मां हो, है तो इसकी पत्नी की भी मां। सुनीता का विकास से क्या कनेक्शन है? सुनीता कहां है? ये रहा। विकास कहां है? ये रहा। तो सुनीता का विकास से, विकास के साथ से लगाया तो विकास कहेगा मेरी पत्नी की मां मतलब सास, सासू मां, सांस लिखा हुआ सासू मां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां। 24 घंटे में घड़ी की सुइयों के मध्य कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा? अब आप लोगों को मैंने ये वाला जो इतने दिनों से मैं क्लास ले रहा हूं, 30-35 क्लास हमने लगभग डेली देखी है, मैंने बताया है कि 180 डिग्री मतलब कि विपरीत एंगल, जैसे कि एग्जैक्टली 6 बजती है तब 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये 180 डिग्री का एंगल होता है। 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार बनता है, 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार बनता है। तो इसका मतलब तो सर ये 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन बनता है सिर्फ 11 बार। क्यों? क्योंकि इसमें एक अपवाद होता है, एग्जैक्टली 6 बजे 180 डिग्री का एंगल बन जाना। ये हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, एग्जाम के 2-3 पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं है ना। तो सर 12 घंटे में बनता है 11 बार, 12 का डबल करेंगे, हमसे 24 घंटे का पूछा है तो 24 घंटे में बनेगा 22 बार, क्योंकि 24 घंटे में 2 बार 6 बजती है, 6 AM 6 PM, तो एक 6 AM अपवाद घट जाएगा, एक 6 PM अपवाद घट जाएगा। तो कुल मिलाकर 24 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन 2 घट जाएंगे तो बचेंगे 22। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 22। क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। ये समझ लो कि मैं इन 4-5 दिनों में आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन करवा रहा हूं कि सर एक नंबर ना कटे आपका। ठीक है, नागरिक, शिक्षित, पुरुष, इसका क्या करेक्ट आंसर बनेगा? नागरिक, शिक्षित और पुरुष। यार इसका तो करेक्ट आंसर मुझे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। नागरिक का मतलब क्या है? हम कहते हैं ना नागरिकता ले ली, है ना, सिटीजनशिप ऐसा कुछ कहते हैं, सिटीजन। तो सर सिटीजन या नागरिकता की अगर हम बात करें तो नागरिक, ये मान लीजिए नागरिक है, नागरिक, नागरिक में सर शिक्षित भी आएंगे, पुरुष भी आएंगे, कुछ शिक्षित पुरुष होंगे, कुछ पुरुष शिक्षित नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1993 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? जब कैलेंडर रिपीट करने की बात आए कि सर 1993 का कैलेंडर किस वर्ष के समान हमें दिखाई देगा, तो आपको करना क्या है? आपको पीछे के दोनों डिजिट को पकड़ना है 93 को, और पीछे के दोनों डिजिट को 4 से भाग लगाना है।
4 से भाग लगाकर अगर आप चेक करोगे तो 4 2 8, 1 बचा, 4 3 12, 1 बचा, 4 2 8, 1 बचा, 13 हो गया, 4 3 12, 1 बचा, मतलब शेषफल कुल मिलाकर बचा 1। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये 1993 क्या लीप वर्ष है? नहीं, लीप वर्ष होता तो 28 साल जुड़ जाते। क्या ये लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है? जी हाँ, तो लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है तो भैया वहां पर आप लोगों के कितने 6 साल जुड़ जाएंगे। तो 1993 का जो कैलेंडर है ना वो 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा। 6 और 3 9, मतलब 1999 में ये कैलेंडर फिर से रिपीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक, अगर मान लीजिए यहां लिख देता हूं मैं, अगर लीप वर्ष होता, शेषफल अगर 0 आता तो 28 साल जुड़ते, शेषफल अगर 1 आता तो आपके 6 साल जुड़ते, शेषफल अगर 2 आता तो आपके 11 साल जुड़ते, और शेषफल अगर 3 आता तो भी आपके 11 साल जुड़ते। ये ट्रिक होती है हमारी सर लीप वर्ष निकालने की। पहले लीप वर्ष निकाल लो और फिर ये पता कर लो कि कोई कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा। चलिए इस आकृति में बताइए आयत कितने हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आकृति गिनना, जिसमें त्रिभुज, वर्ग और आयत 3 प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और ध्यान रखना, जितने भी मैं टाइप करवा रहा हूं ना, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से, आपके क्वेश्चन में एक एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या कोई टॉपिक आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है मैं क्लास के लास्ट में आपको टॉपिक के नाम बता दूंगा। चलो देखो, आयत बताना है ना, ये पहला आयत। चलो पहले सीधे सीधे आयत देख लेते हैं। पहला आयत, दूसरा आयत और यहां भी दूसरा। तो इधर रो में मुझे 2 आयत दिखे, कॉलम में 2 आयत दिखे, तो इन दोनों को अगर काउंट करूं तो 2 और 1 3। इधर भी अगर 1 और 2 को काउंट करूं तो 3। तो इस 3 में इस 3 का सीधा गुणा करेंगे, 3 3 9 आयत, तो ये हो गए सीधे सीधे। अच्छा सर, 9 आयत के बाद देखिएगा, एक आयत ये, दूसरा आयत ये, तीसरा आयत ये, चौथा आयत ये, पांचवा आयत ये। पांचवा आयत कौन सा? ये वाला, टेढ़ा वाला। ठीक है, 5 आयत हो गए। 5 आयत के बाद देखो, इन दोनों से मिलकर बनने वाला एक आयत ये 6, और इन दोनों से मिलकर बनने वाला एक आयत ये 7। ठीक है, मैंने एक आयत और नहीं गिना है, रुक जाओ। देखो 1 2 3 4 5, छठा आयत ये 1 और 2 से मिलकर बनेगा। 7वां आयत ये 3 और 4 से मिलकर बनेगा। उसके बाद 5 और 6 से मिलकर बनने वाला 8वां, 7 और 5 से मिलकर बनने वाला 9वां। तो 9 आयत यहां से हो गए। 9 आपके ऑलरेडी पहले हो चुके थे, 9 अब हो गए। 9 और 9 18। 18 आपके ऑप्शन में हो तो टिक कर दो। 18 के अलावा कौन सा आयत है जो बचा हुआ है? एक सेकेंड, एक सबसे लंबा वाला नहीं लिया ना अभी भी हमने? 1 2 3 4, ये 5, इन दोनों से मिला 6, इन दोनों से मिला 7, इन दोनों से मिला 8, इन दोनों से मिला 9। सबसे बड़ा वाला तो लेना भूल ही गए, 10। सबसे बड़ा लंबा वाला ये यहां से लगाकर यहां तक, ये वाला तो भूल ही गए थे आप। तो 10 ले लो, तो 10 ले लेंगे तो 10 और 9 19 आयत हो जाएंगे। 19 आयत हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, और यही हाईएस्ट ऑप्शन था। ठीक, करें क्वेश्चन नंबर 9। 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था? 31 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था? 2007 को कौन सा दिन था? सर हम जानते हैं 400 सालों में विषम दिनों की संख्या होती है 0, 300 सालों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, 200 सालों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है, 100 सालों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। तो सर अगर ऐसा होता है तो 400 सालों में विषम दिनों की संख्या 0 है, लेकिन मुझे 31 जनवरी 2007 तक जाना है, तो जनवरी के सिर्फ 31 दिन जाने हैं, और उसको भी 7 से भाग लगाऊंगा तो शेषफल आएंगे 3। अब मुझे टोटल 2006 सालों तक जाना है, क्योंकि 2007 में तो मुझे 31 जनवरी तक जाना था, उसका रिमाइंडर में निकाल चुका हूं। 2006 तक जाना है, और मैं जानता हूं 400 सालों में विषम दिन 0 होते हैं, तो 400 पंजे 2000 सालों में भी विषम दिन 0 होते हैं, मतलब बचे सिर्फ 6 साल। और इन 6 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे? 4 से भाग लगाओ, 4 एकम 4, और वो रिमाइंडर जो ऊपर आया है, तो सर ये 1 से 6 कट गया 7, बचा कितना? शेषफल 3। 3 का मतलब होता है सोम मंगल बुध, बुध मतलब ऑप्शन नंबर 3। खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ। देखो जिन लोगों ने पिछली सारी क्लासेस अटेंड की है उनको तो फटाफट इतनी क्लियर क्रिस्टल हो रही होगी सारी चीजें कि हाँ सर बस चलने दो, आप तो सारी चीजें समझ में आ रही है ना। और कभी भी आप अगली बार भी अगर किसी एग्जाम की तैयारी करो, भगवान चाहे आपका इसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा इस एग्जाम में, तो वो अगले एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम आने के तुरंत पहले कभी तैयारी नहीं होती है कि आप 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले तैयारी करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। ये आपकी गलती हो गई है, आपकी कहीं ना कहीं कमी रह गई है। आपको कम से कम 3 से 4 महीने किसी एग्जाम को देने चाहिए। ज्यादा देते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन पक्का होता है, लेकिन कम से कम तो 3 से 4 महीने देने होते हैं। ठीक है, चलो आओ देखते हैं इसको क्या कहा है हमें कि सर ए चतुर्भुज बी, ये तो ठीक है। हमसे कहा है कि ए उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो डब्ल्यू पुस्तक पढ़ना चाहते हैं। ए जो है ना सर वो डब्ल्यू पुस्तक पढ़ना चाहते हैं। बी उन लोगों को जो एक्स पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो बी वाले एक्स पुस्तक पढ़ेंगे।
सी और डी उनका प्रतिनिधित्व जो वाई और जेड, तो सी वाले वाई पुस्तक, डी वाले जेड पुस्तक पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कितने लोग या तो किताब डब्ल्यू या किताब एक्स पढ़ना चाहते हैं? या तो डब्ल्यू या एक्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दोनों नहीं। डब्ल्यू पढ़ने वाले टोटल लोग कितने हैं? ये इतने। एक्स किताब पढ़ने वाले टोटल लोग कितने हैं? सर ये इतने। ठीक है, क्या कहा कि कितने लोग या तो किताब डब्ल्यू या किताब एक्स पढ़ना पसंद करते हैं, या ठीक है, लेकिन दोनों नहीं। दोनों नहीं मतलब ये 3 लोग तो नहीं आ सकते आपका आंसर, है ना। ये 3 लोग तो आपका आंसर नहीं आ सकते। या तो डब्ल्यू पसंद करने वाले ये 3 लोग, या एक्स पसंद करने वाले ये 2 लोग, लेकिन ये 3 लोग दोनों पसंद करने वाले को तो मना ही किया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 6 + 8 + 1, ये डब्ल्यू किताब पसंद करने वाले, प्लस 1 + 4 ये एक्स किताब पसंद करने वाले। तो देखिए 8 × 4 = 12, 13 × 14 और 6 = 20, 20 लोग टोटल हैं सर, जो या तो डब्ल्यू किताब पसंद करेंगे या एक्स किताब पसंद करेंगे, लेकिन दोनों का किताब पसंद नहीं करेंगे। इस 3 को नहीं लेना है मेरे भाई, क्योंकि उसने क्लियरली मना किया, दोनों किताब पसंद करने वाले नहीं चाहिए। ये दोगलेपन वाले लोग नहीं चाहिए, या तो एक एक पसंद कर ले डब्ल्यू को, या एक एक पसंद कर ले एक्स को। दोनों पसंद कर रहे हैं उनको मत लो। क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ, श्रृंखला पूर्ण करो। चलो श्रृंखला पूर्ण करेंगे। क्या लॉजिक लगाएं सर? सीधा यही लगा देता हूं, थोड़ी गैप दिख रही है मुझे। 66 में से 61 घटा 5 का अंतर। अगला 4 और 3 7 का अंतर। अगला क्या 8 का अंतर है? नहीं सर 8 का तो नहीं है। यहां पर कितने का अंतर है? 11 का। 73 और 1 74 और 10 84, बिल्कुल। क्या अगला अंतर 13 का है? 4 3 7 8 और 1 9। क्या अगला अंतर 15 का है? नहीं, 17 का होना चाहिए, क्योंकि अभाज्य नंबर चल रहा है। 5 7 11 13 17, 7 7 14 की 4 + 1 9 10 और 1 11। तो अगला अंतर इसका मतलब सीधा 19 का होगा। और अगर 19 का हुआ तो 9 और 1 10 3 13 की 3 + 1 11 12 और 1 13, 133 आपका करेक्ट आंसर। खत्म कर दो। अभाज्य नंबर का क्रम चल रहा था, और कोई क्रम मत लगाइए, अभाज्य नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ। चलिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आया है। 6 और 8 से 12 बनाना है, 9 और 8 से 18, 10 और 6 से क्या बनेगा? जल्दी से बताओ सर। अगर हम 6 और 8 से 12 बना रहे हैं, 6 और 8 से अगर हम 12 बना रहे हैं, तो क्या लॉजिक लगाकर 6 और 8 से 12 बनाएं सर? नौ और 8 से फिर 18 भी बनाना है। सर अगर मैं ये सारी संख्याओं को देखूं ना, पूरे कॉलम को, तो ये मुझे सम संख्या दिख रही है। ठीक है, और अगर मैं इस पूरी संख्या को 4 से भाग लगा दूं, समझना, तो 4 से भाग लगा दूंगा तो ये 2 बार कटेगा, 6 दूआ 12, इसको 4 से भाग लगाऊंगा 2 बार कटेगा, 9 दूआ 18, और इसको 4 से भाग लगाऊंगा तो 2 बार ये कटेगा, 2 मतलब 5 बार ये कटेगा, 3 बार ये कटेगा, तो 5 × 15। मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये बीच वाली जो पूरी कॉलम है ना, इसको मैं 4 से भाग लगा रहा हूं, तो 6 × 8/4, 8 से 4 कटा, या इसको ऐसे शुद्ध लिखो कि 6 × 8/4, तो 4 से 8 कटा 2 बार, 6 दूआ 12, आ गया 12। 9 × 8/4, 4 से 8 कटा 2 बार, 9 दूआ 18, आगे भी ऐसे ही लिखो 6 × 10/4। अब ये 4 से तो पूरा कटे नहीं का, 2 से काटते, 2 दूआ 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, कितना बचा? 5 और 3 5 तिया 15। खत्म आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, दर्पण प्रतिबिंब, इसको सॉल्व करिए। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? पूरा चेक नहीं करना है आपको, सिर्फ ऑप्शन देखने। सर एम का प्रतिबिंब है ना, तो ये एम जैसा कुछ बनेगा। दर्पण से दूर की तरफ हल्की सी लाइन निकाल दो, ऐसा एम यहां दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा, यहां नहीं दिख रहा, यहां नहीं दिख रहा, खत्म करो, पूरा चेक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ। एक निश्चित कोड भाषा में अगर मैच्योर का कोड दिया जाए, हायर का कोड दिया जाए, तो एशियन का कोड क्या होगा? मैच्योर का कोड देखिए, MATURE, MATURE, इसका कोड है 82। मेरे भाई अगर मैं इनके स्थानीय मान को जोड़ता हूं, 13 1 20 21 18 और 5, तो कितना? लास्ट डिजिट से देखते हैं जरा जोड़कर, 8 5 13 14 15 16 17 18 की 8 हासिल 1 2 3 4 5 6 7, 78 आया सर। मुझे चाहिए कितना? 82। मतलब मैं 78 में अगर 4 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड करूं फिलहाल, तो मुझे 82 मिले। अब ये मैंने 4 ऐड क्यों किया है, इसके पीछे बड़ा रीजन हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 नंबर एक कॉमन नंबर हो जो सब जगह जुड़ रहा हो। मुझे हायर को भी चेक करना पड़ेगा इसके चक्कर में। HIGHER, हायर, हायर का कोड देखिए, H 8 पर आता है, I 9 पर आता है, G 7 पर आता है, H 8 पर आता है, E 5 पर आता है, R 18 पर आता है। ठीक है, इस 9 में से एक निकाल कर इसको दे दोगे तो 8 8 8 8 8 2 16 8 3 24 8 चौक 32, 32 और 8 40 10 50 5 55,
इन सबको जोड़ने पर 55 आया। सर मैं यहाँ पर भी 4 जोड़ दूंगा तो देखो मुझे 59 मिल रहा है, मुझे 59 चाहिए था। बस मतलब ये 4 एक कॉमन नंबर है, A1 पर, A19 पर, I9 पर, A1 पर और N14 पर। सबको जोड़ो, लास्ट डिजिट से ही आंसर आ जाएगा। सिर्फ करना क्या है, सबको जोड़कर 4 एक्स्ट्रा जोड़ देना, क्योंकि यहां भी 4 जोड़ा, यहां भी 4 जोड़ा तो यहां भी 4 जुड़ेगा। 4 और 1 5, 9 9 18 और 1 19, 19 में 1 जोड़ेंगे 20 और 4 24 की 4, और जब 4 में 4 जुड़ेगा तो लास्ट डिजिट से आपका आंसर आएगा 8। जहां 8 दिखे वो आपका राइट आंसर। चाहो तो पूरा जोड़ लेना, या 44 आएगा और 44 में 4 जुड़ेगा तो 48 आंसर आएगा। पूरा जोड़ लेना, आंसर वही आएगा। ठीक है, जुड़वाऊं क्या? 19 और 1 20 और 10 30 और 10 40 4 44, 44 में 4 जुड़ा 48। क्वेश्चन नंबर 15। भाई रिवीजन क्लास चल रही है ना, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, थोड़ा सा। ऐसा भी नहीं कि समझ में ही ना आए, इतना भी नहीं कि भैया बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है, चलो अगला। देखिए अगला, गलत पद याद करना है सर हमें। ये अच्छी सीरीज है, इसको यहां लिख देता हूं। 3 4 10 33 32 है, सॉरी 136 685 4116। चलिए बताइए क्या लॉजिक लगाएंगे सर। 3 का 1 में गुणा करें, 3 एकम 3 और 1 4। अगली बार 4 2 8 और 2 10। अगली बार 10 तिया 30 और 3 33। देखो मैंने पढ़ा ही 33 था इसको, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 10 तिया 30 होता है और लगभग 3 का अंतर हो सकता है। अगर यहां पर 33 होता, ये गलत अगर मान लिया जाए, तो अगली बार 4 का गुणा करके 4 जोड़ते तो 4 तिया 12 और 4 16। डेफिनेटली 33 हमारा आएगा 32 की जगह। खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। चलिए ये क्वेश्चन आया आपके सामने आकृति पूर्ति का। आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना है इन चारों में से क्या आएगा। ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये डी है। बताइए कौन सा आएगा। सर हमें पहले सर्कल कंप्लीट करना है, तो हमें ये बॉटम साइड में सर्कल चाहिए। यहां बॉटम साइड में सर्कल नहीं था, ये भी सर्कल गलत था, मतलब ये 2 ऑप्शन तो रहने दो, इन दोनों में से कोई एक राइट होगा। अच्छा इन दोनों में बस ये देख लो कि अंतर क्या है। इस डी वाले को देखो, इसको देखो, इसका शेप ना इस तरफ, इसका ये जो शेप है ना ये इस तरफ दिख रहा है, इसका शेप इस तरफ दिख रहा है, इसका शेप इस तरफ दिख रहा है, मतलब यहां जो डी बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि इसका शेप इस तरफ रहेगा। इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, तो ऐसा डी कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। बाकी को आप हटा ही दो, रखने से मतलब ही नहीं है, समझ में ही नहीं आएगा वरना। ऑप्शन नंबर ए आपका 110% राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। अंडरटेकिंग शब्द में वर्णानुक्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्गठन के बाद कौन सा वर्ण बीच में होगा? देखो 2 प्रकार के क्वेश्चन है, इससे हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं। बीच में होगा का मतलब ये टोटल लेटर्स जितने भी है ना, इन सबको पहले अल्फाबेट के ऑर्डर टेस्ट में अरेंज करो। पहले सबसे छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे बढ़ते क्रम में जमाओ, और जो बीचों बीच में लेटर आए वो बताओ। तो हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व क्यों करेंगे, हम यही देख लेना कि बीच वाला लेटर कितने नंबर पर आएगा, वहां तक जाते हैं। टोटल गिनिए कितने हैं, 3 और 1 4, 3 और 1 4, एक और छोड़ा, एक और छोड़ा, मतलब ये 3 4 5 6। छठा लेटर जो आएगा ना, देखो 2 और 3 5 इधर छोड़ दिए, 2 और 3 5 इधर छोड़ दिए, तो छठा लेटर आपको चेक करना है। छठे लेटर तक क्वेश्चन सॉल्व करना है, छठे लेटर के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आप चाहो तो उसका स्थानीय मान लिख लो, 21 14 4 5 18 20 1 11 9 14 और 7। चलो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? सर 1 होगा। 1 के बाद 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा। देखो 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। सिंगल डिजिट वाले सारे हो गए, मैंने तुरंत डबल डिजिट वाला कोई उठाया तो वो 11 था। 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए छठे नंबर का ही तो हमें लेटर चाहिए था, छठे नंबर पर के है। खत्म क्वेश्चन। आप इसके आगे के 5 लेटर नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा। बचे हुए कौन से 5 लेटर है? देखो 21 14 18 20 और 14, तो ये 5 लेटर पीछे आ जाएंगे। हमें वैसे भी पीछे का नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ। तो जितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखोगे ना, उतना जल्दी आप एग्जाम में जल्दी करके अगले सब्जेक्ट पर जाओगे। क्योंकि 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में भले ही वो जीके जैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं, लेकिन आपको सारे के सारे 200 ही प्रश्न थोड़ी याद है। आप बहुत सोचोगे 200 प्रश्न में कि यार इसका क्या पढ़ाया था सर ने, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, या मैं इसका क्या लगा सकता हूँ, बहुत कुछ रहेगा। तो समय सबको देना है हमें, है ना। चलिए, पेन पेपर और पेंसिल के लिए डायग्राम बन सकता है? नहीं सर, पेन और पेपर के अंदर पेंसिल, या पेन और पेंसिल के ऊपर पेपर नहीं आ सकता। गलत। दूसरा, लेखन, लेखक, सामग्री लेखन और संपादन। लेखक और सामग्री लेखक, सामग्री लेखन होना था, ठीक है। और आगे देखते हैं। कंप्यूटर, कीबोर्ड और कुंजी। कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड आ जाए, कीबोर्ड के अंदर कुंजी आ जाए, तो ये वाला डायग्राम इसके लिए भी नहीं बनेगा।
समाज, ट्रांसजेंडर और पुरुष। हाँ सर, ये बन सकता है, समाज के अंदर ट्रांसजेंडर भी आ जाए, पुरुष भी आ जाए, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो सकता है कि सर एक समाज है, उस समाज के अंदर कुछ लोग पुरुष रहते हैं, कुछ लोग महिला रहती है, कुछ लोग रहते हैं ना ट्रांसजेंडर, तो यहां पर आ जाएंगे किन्नर लोग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर, पुरुष, समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 था, क्या था 18। क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कॉलेज, बच्चे, वेतन, स्कूल, रोजगार। कॉलेज, बच्चे, वेतन, स्कूल और रोजगार, इसका सही वेन डायग्राम क्या बनेगा? सर सबसे पहले क्या होगा इसमें? बच्चा होगा ना, बच्चा हुआ सर, बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे सर, स्कूल गए सर, स्कूल के बाद सर वो कॉलेज जाना शुरू करेंगे, फिर उनको रोजगार मिलेगा और फिर जाके वेतन मिलेगा। 24,153 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए, 20वां क्वेश्चन। चलिए फिर से वेन डायग्राम आ गया है। वेन डायग्राम में इस बार आप लोगों से क्या पूछा गया है, देखो जरा। उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाइए। कितने भारतीय उद्योगपति ऑटो का निर्माण करते हैं किंतु स्टील उत्पादक नहीं है? स्टील उत्पादक नहीं है, स्टील उत्पादक कहाँ लिखा है? ये लिखा है इस्पात उत्पादक। तो स्टील उत्पादक नहीं है मतलब ये सर्कल के अंदर आने वाले सारे नंबर्स को हटा दो, स्टील उत्पादक नहीं होने चाहिए। कितने भारतीय उद्योगपति, भारतीय हो, उद्योगपति हो और ऑटो निर्माण भी करते हो, ऐसा नंबर जो तीनों सर्कल में आ रहा हो। ये 6 को जरा ध्यान से देखो, ये 6 इसमें भी आ रहा है, नीचे वाले में भी आ रहा है, ऊपर वाले में भी आ रहा है। 13 नीचे वाले में नहीं आ रहा था, तो बस ये 6 ही बचा। फिर तो आपका करेक्ट आंसर 6 को राइट करके आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? 4, 20 और 28। 4, 20 और 28 का जिस प्रकार से ये लॉजिक बना है ना, वैसे ही लॉजिक आप नीचे 4 में से किसी एक में पाओगे। 4, 20 और 28 का क्या लॉजिक बन रहा है? ये मैंने लिखा 4, 20 और 28। और अच्छी बात यह है कि ये 4 का मल्टीपल ही दिख रहा है। अगर मैं 4 में 5 का गुणा करूं तो 4 अपने 20, और 4 में 7 का गुणा करूं तो 7 चौके 28। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7 का लॉजिक लग रहा हो। 12 पंजे 60, 12 7 84। लीजिए ये राइट आंसर हो गया। अरे भाई मल्टीप्लाई 5 और अगर मल्टीप्लाई 7 का लॉजिक लग रहा है तो 12 में पहले 5 का गुणा करो, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। एक बार 5 का गुणा, एक बार 7 का गुणा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 22 पर आ जाओ। चलिए आकृति पूर्ति का फिर से क्वेश्चन आया है, जल्दी से बताओ इस जगह क्या आना चाहिए। आकृति पूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर आपको शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये जिस प्रकार यहाँ रेक्टेंगल लंबा सा हुआ है ना, वैसे यहाँ पर भी रेक्टेंगल लंबा सा होगा। तो आपको पहले तो चाहिए ये वाली आकृति जो बॉटम साइड में चाहिए। अब इस साइड राइट हैंड साइड चाहिए, तो ये गलत, ये भी लगभग गलत ही मान लो। ये इन दोनों में से कोई एक राइट हो सकती है। अच्छा बाकी हर जगह देखो एल शेप मिल रहा है, यहाँ भी ये एल मिला, यहाँ भी ये एल मिला, यहाँ भी ये एल मिला, तो यहाँ भी कुल मिलाकर एल मिलेगा। एल यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी इस बार राइट आंसर। इस बार करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 पर आओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करो। तिरपन से अगर 16 बना हुआ है, 53 से अगर 16 बना हुआ है तो 63 से क्या बनेगा? एनालॉजी। ये कल आप लोगों के लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था तो लास्ट के 2 से 3 शिफ्ट में एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन भी देखने को मिले थे 2017 के आपके महिला सुपरवाइजर में। ठीक है, तो एनालॉजी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में माना जाएगा क्योंकि ये तो पूछा गया है पिछले साल ही। ठीक है, तो 53 से बना है 16, अगला हमें बताना है 53 से 16 कैसे बनेगा। एक बड़े नंबर से छोटा नंबर बनाना, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा कि आप 5 का स्क्वायर कर दो 25 और आप 3 का स्क्वायर कर दो 9 और इनको अगर आपस में से घटा दोगे तो 16 आ जाएगा। 16 और 10 होता है 26, एक घटाओगे 25। मतलब 5 और 3 को अलग अलग अंक में मान लो, दोनों का स्क्वायर करके आपस में घटा दो। इस 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाया 16 आया। 63 के साथ भी सेम रिलेशन हम बना सकते हैं। क्या करेंगे सर, ये मान लीजिए 63, 63 लिखा है तो 63 में से 6 का स्क्वायर कर लो, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, घटा दोगे तो 16 में से 9 घटा 5 बचेगा और ये 25। आपका करेक्ट आंसर 25 होना चाहिए, कहीं गड़बड़ हो रही है। 27 होगा ना, 7 7 14 15 16 होता है, माफी चाहूंगा। 16 में से 9 घटाना है तो 7 7 14 15 16, 27 होगा ना, 25 नहीं होगा। 27 को राइट आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 24 पर आओ। सिलॉज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, 27वें नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 24वें नंबर का क्वेश्चन। कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ प्रश्न को उत्तर बनाइए। कुछ प्रश्न को उत्तर बनाया, कुछ उत्तर स्पष्टीकरण है, कुछ उत्तर को स्पष्टीकरण बनाओ। स्पष्टीकरण बनाया, सभी स्पष्टीकरण लंबे हैं, सारे के सारे स्पष्टीकरण जो हैं वो लंबे हैं, सारे स्पष्टीकरण को लंबे बनाया और कोई लंबा सारांश नहीं है।
कोई भी लंबा सारांश नहीं है, किसी भी लंबे को सारांश नहीं बनाया। जो इसने कहा वो हमने बनाया। कोई स्पष्टीकरण सारांश नहीं है, क्या कोई भी स्पष्टीकरण सारांश नहीं है? आप कहोगे कोई लंबा सारांश नहीं है, और लंबे के अंदर स्पष्टीकरण, तो कोई भी स्पष्टीकरण भी सारांश नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ लंबे उत्तर हैं, ये रहा लंबा, ये रहा उत्तर। बिल्कुल सर, लंबा उत्तर के साथ कनेक्ट होकर जा रहा है, तो ये वाला भी राइट। कुछ उत्तर सारांश नहीं है, क्या कुछ उत्तर ऐसे हैं जो सारांश नहीं है? आप कहोगे उत्तर का ये इतना इतना भाग जो लंबा है या फिर स्पष्टीकरण है, क्योंकि ना तो लंबा सारांश है ना स्पष्टीकरण सारांश है, तो उत्तर का ये इतना इतना भाग जो स्पष्टीकरण है या लंबा है वो भी तो सारांश नहीं है। तो कुछ उत्तर सारांश नहीं है। जी सर, ये वाला भी राइट। तीनों राइट हो गए, मतलब सभी अनुसरण करते हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ। हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कहता है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि आकृति के दाईं ओर अगर दर्पण रखा जाए, मतलब दर्पण यहां रखा गया है, ये आकृति के राइट हैंड साइड दाईं तरफ, तो आपको बताना है सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। बताओ। जो दर्पण के पास है वो पास बनेगा। पहले तो इस शेप को बनाने की कोशिश करो। शेप कुछ ऐसी बनेगी आप लोगों की, ये लीजिए। इस शेप के पास ही पास आप लोगों को यहां से एक लाइन खींच दो। एक लाइन यहां भी खींचूं। यहां पर ना ये लाइनिंग दिख रही है, ये कुछ ऐसी लाइनिंग, सही बना रहा हूं लाइन? हाँ सही तो है, ऐसी लाइनिंग बना दो। ठीक है, तो ऐसी लाइनिंग कहां दिख रही है? ऑप्शन नंबर ए और बी में दिख रही है। सी में भी मतलब डी में तो भी मान लो, सी गलत हो गया। उसके बाद देखिए ये जो एरो है ना, इसको एरो को देखो, ये एरो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा एरो मुझे यहां नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा है, यहां भी नहीं दिख रहा। करेक्ट आंसर इस बार तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। खत्म करेंगे। अच्छा, दो सी थे ना यहाँ पर, ए, इसको बी कर लो। वही मैं कहूँ, ये तो बी होना चाहिए था, है ना? तो ये सी वाला आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 पर आओ। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग। दैट इज इंटरेस्टिंग का कोड हमें बताना है। दैट इज इंटरेस्टिंग। डेट का कोड कितनी बार आया देखो, इज का कोड कितनी बार आया। जितनी बार जिसका कोड आएगा उतने उसके कोड रहेंगे। जैसे कि मैं अगर ध्यान दूं, मुझे दैट एक बार यहां दिख रहा है, ये देखो दैट लिखा हुआ है, और मुझे और कहीं दैट नहीं दिख रहा। तो दैट अगर एक बार है तो दैट का कोड भी एक ही बार होगा। डीई और टीआई, डीई और टीआई में से ऊपर किसी का कोड दिख रहा है? ये देखो टीआई दिख गया। मतलब कि दैट अगर एक बार है तो दैट का कोड होगा डीई। जहां डीई नहीं है वो ऑप्शन मेरा गलत है। ये दोनों ऑप्शन में डीई नहीं था, है ना? और दैट के बाद अगर आप इज को देखो, तो इज मुझे दो जगह दिख रहा है। इज को ध्यान से देखो, एक इज यहां दिख रहा है, एक इज यहां दिख रहा है। तो इज अगर दो जगह है तो इसका कोड भी दो जगह होगा। ये देखो आर ई, तो इसका कोड हो गया आर ई। सर ये रहा आर ई, और यहां पर आर ई है। जी सर है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग की बात करते हैं। देखो इंटरेस्टिंग मुझे यहां दिख रहा है, ये इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग अगर मुझे एक ही जगह दिख रहा है तो इंटरेस्टिंग का कोड भी एक ही जगह होगा। एस आई का कोड मुझे दो बार दिख गया, मतलब इंटरेस्टिंग का कोड है के ए। करेक्ट आंसर ये रहा के ए। जो तीन कोड मुझे चाहिए थे, डीई, आर ई और के ए, खत्म। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 पर आ जाइए। इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब जल्दी से चुन के बताइए। जो पास में है वो पास में रहेगा। मैं हर बार कहता हूं, तो सर यहां पर ना एक पहले रेक्टेंगल मान लीजिए कि ये बना दिया मैंने। यहां पर ना एक लाइन ऐसे करके ये रेक्टेंगल शेप ये बनाओ, और ये जो रेक्टेंगल शेप मैंने बनाई है, दर्पण से दूर की तरफ ये छोटा ये स्क्वायर बनेगा, तो यहां कुछ ऐसा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत है। ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। अब अगर मैं तीनों में कुछ अलग देखूं, तो नीचे वाले इस बॉक्स को देखो। नीचे जो आपका एक स्क्वायर शेप बनेगा, दर्पण के पास वाला छोटा सा स्क्वायर यहां बनेगा, क्योंकि यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां नहीं बन रहा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। तो ए और बी गलत हो गया। सी और डी में देखो, सी और डी में देखो, ये ऊपर वाले इसको देख लो। ये वाला जो शेप है ना सर, ये यहां पर भी एक बॉक्स बनेगा। ये दर्पण की तरफ वाले पर स्क्वायर बनेगा, मतलब ये वाला बनेगा। तो ये वाला आपको यहां नहीं दिख रहा, वहां दिख रहा है, तो ये सी भी गलत। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया डी वाला राइट। मैं अगर इसको यहां से हटा दूंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि मैंने क्यों गलत किया है। और डी वाला आप मिला लीजिएगा, पूरा वही राइट आंसर है। जितना जल्दी आप जिस चीज को पकड़ोगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन करने की सॉल्व कोशिश करोगे तो 1 मिनट के अंदर, 50 सेकंड के अंदर वो भी हो जाएगा सॉल्व। लेकिन समय कम लगाना है, चीजें ज्यादा देखना है। हमें असंगत का चयन करना है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। 191, 193, 195, 197। जब अल्टरनेट नंबर आए ना, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास ये नहीं रहता है कि आपको यहाँ क्या लॉजिक लगाना है। भाई मान लीजिए 11, 13, 15, 17 होता तो क्या कर लेते आप? 11, 13, 15, 17 होता तो आप सम संख्या और विषम संख्या भी देखने से नहीं रहे। सारी विषम संख्या है। दूसरा आप ये देख लो अभाज्य है कि नहीं है, बस यही काम आएगा। तो 195 को छोड़कर सारी अभाज्य संख्या है, बाकी की सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। अब और क्या ही लॉजिक लगेगा भाई? हर
दूसरी संख्या यहाँ 191, 193, 195, 197। 195 तो जाहिर सी बात है 5 की टेबल में तो कहीं ना कहीं से आई जाएगी, बाकी को हम कह सकते हैं अभाज्य हो सकती है। ठीक है, ये देखो जैसे आकृति पूर्ति, आकृति पूर्ति यहाँ पर है तो पहले ये सर्कल कंप्लीट होगा, तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए ये वाला शेप चाहिए हमें, और ये वाली शेप चाहिए इस बॉक्स के ऊपर राइट हैंड साइड। जी सर यहाँ अकेले में नहीं दिख रही, बाकी सब जगह दिख रही है। और सर एक शेप हमें ये कंप्लीट करने के लिए यहाँ चाहिए, ठीक है, और एक शेप हमें ये कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर, मतलब ये 3 सर्कल आपको चाहिए, और 3 सर्कल आप लोगों को हर जगह मिल रहे हैं। अच्छा यहाँ इन दोनों शेप को मिला दिया, मिलाया कैसे भाई साहब? मिला तो कहीं भी नहीं है, देखो ये भी इससे नहीं मिला, ये भी इससे नहीं मिला, ये भी इससे नहीं मिला, ये दोनों कहाँ मिले हुए हैं? मिलाना तो है ही नहीं आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ भी इसने मिला दिया, देखो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर, मिलाना तो है ही नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 30 पर आओ। 44 से अगर आपका 512 बना है तो 73 से क्या बनेगा? 44 से अगर आप लोगों का 512 बना है तो नेक्स्ट आपको बताना है 44। देखो 512 जो होता है ना मेरे भाई, वो किसी का क्यूब होता है, और यहां पर मुझे एक क्यूब दिख रहा है 1000, इसके अलावा तो और कोई क्यूब है नहीं। तो आई थिंक करेक्ट आंसर ऐसा होगा 44 से 512 कुछ ऐसा बना होगा कि 44 के दोनों डिजिट को जोड़ा, 8 आया और 8 का क्यूब कर दे तो 512, 8 उठी 64, 64 अट्ठे 512। वैसे ही 73 दिया हुआ है तो 73 से अगर हमें कुछ बनाना है तो 7 और 3 को ऐड कर दो, 10 आएगा, 10 का क्यूब होगा 1000, 1000। ये लीजिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? आकृति पूर्ति का फिर क्वेश्चन। ये ज्यादातर मैंने आकृति पूर्ति वाले क्वेश्चंस अपने ये डायग्राम वाले क्वेश्चंस इसीलिए लिए हैं क्योंकि एंड टाइम पर यही नंबर कटवा सकते हैं किसी के। जो सबसे आसान है ना, समझ लेना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन में ही नंबर कटने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। आप कैलकुलेशन वाला कर लोगे, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निपटा दोगे क्योंकि इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर अभी अभी आपके प्रैक्टिस में आया ही नहीं है डायग्राम वाला क्वेश्चन तो आप गलती करके आ सकते हो, है ना। तो सब चीज पढ़ना है आपको जो आपके काम की है। चलो इसको आगे अगर मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करके यहां पर मिला दूं तो ऐसे आकृति मुझे कहां दिख रही है भाई? पहले इस वाली लाइन को आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाने के बाद यहां पर इतना सा बना दो। ऐसा मुझे यहां नहीं दिख रहा और यहां नहीं दिख रहा, इन दोनों में दिख रहा है। और जो आकृति मैंने बनाई है अब वो ए में नहीं दिख रही, क्योंकि देखो ऐसी शेप मैंने जो बनाई वो यहां नहीं दिख रही, यहां दिख रही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक लाइन और खींचनी है, खींच दूं वो भी, लीजिए खत्म। क्वेश्चन नंबर 32 श्रृंखला का क्वेश्चन आ गया। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज ये आएगी, ध्यान रखना। आप अगर स्टार्टिंग वाले एल से कनेक्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, मेरे हिसाब से मत देखना। आप लास्ट वाले लेटर से देखो और बीच वाला नंबर देख लेना, ठीक है। तो बीच वाला नंबर है 2, लास्ट वाला है Z मतलब 26, 4 X मतलब 24, 7 V मतलब 22। अब एक छोड़ देते हैं, अगला फिर देखते हैं, लिखते हैं 16 R मतलब 18, 22 P मतलब 16। देखो 24 में से 26 में से 2 घटा 24, 24 में से 2 घटा 22, 22 में से 2 घटा 20, 20 में से 2 घटा 18, 18 में से 2 घटा 16। तो 20 तो आपका लास्ट में होना चाहिए, मतलब ये एस वाले हटा दो। अब रही बात सर 11 12 की, तो 2 और 2 4, यहाँ 2 का अंतर, 4 और 3 7, यहाँ 3 का अंतर, तो अगला 4 का अंतर होगा, 7 4 11। अगला 5 का अंतर होगा तो 11 5 16। अगला 6 का अंतर होगा तो 6 6 12, 11 होना चाहिए सर, 12 वाला हटा दो। अब देखो L11T और I11T, बाबू करना तो वो भी पड़ेगा आगे वाला, कर लो यार। J 10 पर आता है, K 11 पर आता है, I 9 पर आता है, अगले वाले का पता नहीं, H 8 पर आता है और M 13 पर आता है। चलो देखो जरा, 10 से अगर मैं अल्टरनेट आऊं तो 9, 9 से अगर मैं अल्टरनेट आऊं तो 8, मतलब यहां पर अल्टरनेट में माइनस का 1 हुआ है, ठीक है। यहां अगर अल्टरनेट में माइनस का 1 हुआ है, और बाकियों में देखिएगा ये 11 है तो अगला नंबर 12 आ जाए, और 12 से अगला नंबर 13 आ जाए। यहाँ पर अगर 12 आ जाए, 12 का मतलब L आ जाए, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। कुल मिलाकर कुछ नहीं हो रहा है, कहीं -2 हो रहा है, कहीं 2 3 4 5 6 का अंतर है, कहीं अल्टरनेट -1 और +1 का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। सीरीज का ये वाला क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें हमें क्या करना है सर? डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा थोड़ा अगर ध्यान दोगे ना तो यहाँ B के बाद क्या आएगा पता नहीं, लेकिन यहाँ B के बाद तो भैया 2-3 बार B आ गया है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? BA BA B B B नहीं, BC BA BC BA, और क्या कर सकते हैं? D हमारे क्वेश्चन में है नहीं, मतलब हमें बनाना तो A B और C से ही है।
और यहां ये 3 बार भी समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको 3 बार भी को यहां ब्रेक करते हैं। बी ए बी ए डबल बी, बी सी बी कर देते हैं, बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी, ये बन सकता है। देखो बी सी बी ए डबल बी ब्रेक कर दिया, बी सी बी ए डबल बी ब्रेक कर दिया, बी सी बी ए डबल बी ब्रेक कर दिया, बन गया ना। तो सी से शुरुआत होनी चाहिए, तो एक ऑप्शन तो गलत। सी डबल बी यहां है, सी डबल बी यहां है, तो ये गलत। सी डबल बी सी बी, ऑप्शन नंबर 3 राइट। क्या लॉजिक बन रहा है? बी सी बी ए डबल बी, बी सी आ गया, बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 34 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 34, इसको सॉल्व करें जल्दी से, बताएं इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा, अगला प्रश्न हमारे सामने जो आ रहा है इसमें हम क्या कर सकते हैं सर। चलो किया आप लोगों ने? 34 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहां देखा एच के बाद ओ था, एच ओ जेड सी, यहां भी क्यों ना एच ओ जेड सी बना ले, एच ओ जेड सी, एच ओ जेड सी, जी नहीं था, यहां डी था मेरे भाई। अगर यहां डी था जेड के बाद, यहां जेड के बाद सी था, तो यहां जेड के बाद बी रहेगा। एच ओ जेड बी, एच ओ जेड सी, एच ओ जेड डी, एच ओ जेड ई, एच ओ जेड एफ, मतलब हर चौथा लेटर बढ़ गया। सी बी सी डी ई एफ, समझ रहे हो? बी सी डी ई एफ, बस एक लेटर बढ़ा है, बाकी कोई नहीं बढ़ा। तो बस आपका बाकी का राइट आंसर तो वही होगा ना, जेड एच जेड ओ पर खत्म होना चाहिए। एस एच जेड ओ, ये रहा एच जेड ओ, बाकी कहीं एच जेड ओ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 35 पर आइएगा। देखो भैया यहां क्या कर सकते हैं, 8 और 3 से 21 बनाना है, 8 तिया 24 होता है, 6 पंजे 30 होता है, तो बस बन गया, बीच वाले नंबर को घटा दो, यही तो हो रहा है। 8 में अगर आप 3 का गुणा करो तो 8 दुआ 16, 8 तिया 24, 24 में से बीच वाले 3 को घटाया तो 21 आ गया। 6 में 5 का गुणा किया तो 6 पंजे 30, बीच वाले 5 को घटाया तो आ गया 25। 12 में 2 का गुणा किया तो 12 दुआ 24, 24 में से बीच वाला नंबर घटाया तो आ गया 22, 22 ये रहा आपका ऑप्शन। इसमें इसका गुणा करना है और ये बीच वाला जो नंबर है ना इसको घटाना है। पहले 3 घटाया, फिर इसमें इसका गुणा किया 5 घटाया, इसमें इसका गुणा किया 2 घटाया। क्वेश्चन नंबर 36 पर आओ। एल दर्शाता है मल्टीप्लाई को, डायरेक्ट करवाऊं? चलो करवा देता हूं। 16 पी का मतलब है प्लस, 24 एम का मतलब है डिवाइड, 8 क्यू का मतलब है माइनस, 6 एम का मतलब है डिवाइड, 2 एल का मतलब है मल्टीप्लाई 3। बताओ, देखो 24 में 8 का भाग लगाएंगे तो 8 दुआ 16, 8 तिया 24, 3 बार भाग गया, आगे 16, माइनस 6 में 2 का भाग दोगे 3 बार भाग जाएगा, ठीक है। 16 और 3 19, माइनस 3 तिया 9, 19 में से 9 घटा 10 आपका आंसर, खत्म। ऑप्शन नंबर ए फाइनल, खत्म। क्वेश्चन नंबर 37, चिल्ड्रन शब्द में वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में होते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला का टॉपिक जिसका क्वेश्चन पूछा गया है। चिल्ड्रन, सी 3 पर आता है, एच 8 पर आता है, आई 9 पर आता है, एल 12 पर आता है, डी 4 पर आता है, आर 18 पर आता है, ई 5 पर आता है और एन 14 पर आता है। सारे स्थानीय मान जब मैंने लिखे तो मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करता हूं कि कहां पर मुझे ऐसा पेयर मिल रहा है जितने वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच आते हैं उतने यहां आ रहे हैं। 3 से देखो 4 5 6 7 8 9 10, 8 से देखो अगला नंबर 9 है, 10 11 12 13 14, 8 से एक 14 का भी पेयर बन गया, इसका मतलब तो 9 से भी एक 14 का पेयर बनेगा, 10 11 12 13 14 बन गया ना। 12 से देखो 13 14 15 16, इधर तो 12 से बड़ा नंबर नहीं है, 4 5 6 7, 4 5 6 7 8, 18 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, 5 6 7 8 9, 5 और 9 का भी एक पेयर बना, 14 से 15 16 17 18, बस छोड़ दो। तो 3 पेयर नीचे बन रहे हैं, एक ऊपर, 4 टोटल पेयर बन रहे हैं। 4 ऐसे पेयर हैं जहां पर उनके बीच में उतने ही लेटर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनके बीच में लेटर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, माँ बहन और स्त्री, माँ बहन और स्त्री का सही वेन डायग्राम क्या बन सकता है?
अच्छा, स्त्री किसे कहा गया है? महिला को, फीमेल को। फीमेल के अंदर माँ भी होती है, फीमेल के अंदर स्त्री आपकी बहन भी होती है ना। तो सर एक सर्कल तो ये बन गया स्त्री का। स्त्री का सर्कल बड़ा वाला बनेगा जिसके अंदर माँ भी रहेगी, बहन भी रहेगी। अब कुछ माँ ऐसी होती है जिनकी बहनें होती है, कुछ बहन ऐसी होती है जिनकी बहन माँ हो। तो सर ये वाला डायग्राम आपका परफेक्ट बैठेगा, ऑप्शन नंबर डी। हैं दोनों स्त्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आओ। आकृति पूर्ति का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्या होना चाहिए सर यहाँ पर, बता दो जल्दी से। सर अगर ध्यान से देखा जाए ना तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिख रहा है, सोचो। आप देखोगे इस वाली लाइन में मुझे दो बार एक एक डॉट दिख गए, एक एक बार दो डॉट दिख गए। यहां दो बार मुझे चार चार डॉट दिख गए, तो यहां हो सकता है तीन तीन डॉट दिख जाए दो बार। मतलब एक ही रो में आपको दो डॉट दिख रहे हैं। तीन डॉट यहां, तीन डॉट यहां, चार डॉट यहां, चार यहां, एक यहां, दो यहां, दो यहां। सेम चीज यहां भी देखो, तीन यहां, चार यहां, चार यहां। तो दो यहां है तो दो डॉट यहां रहेंगे, एक डॉट यहां है तो एक डॉट यहां रहेगा। तो कुल मिलाकर ये ऐसा बनेगा, ऊपर तीन डॉट, फिर एक, फिर दो, तीन एक दो होना चाहिए, तीन एक दो, ये रहा तीन डॉट एक डॉट दो डॉट। ऑप्शन नंबर 3 फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4040, क्वेश्चन नंबर 40वां देखो, उसका कोड ये दिया गया है, नेक्स्ट वाले का कोड क्या होगा, करें सॉल्व। क्या होना चाहिए सर? स्थानीय मान लिखता हूं, E5 पर है, H8 पर है, F6 पर है, N14 पर है, R18 पर है और Q17 पर है। B2 पर है, E5 पर है, C3 पर है, K11 पर है, O15 पर है और N14 पर है। बताइए। अगर हम ध्यान से देखें तो 5 में से 2 घटे तो 3 आए, अगले वाले में भी 3 घटे, मतलब 5 में से 3 घटे तो 2 आए, 8 में से 3 घटे तो सब में से 3 3 ही घट रहा है क्या? इतना आसान है? सब में से अगर 3 3 घटे और हमारा आंसर आ जाए तो बस सब में से 3 3 घटा और आंसर निकाल लो। Q17 पर आता है, 17 में से 3 घटेगा 14, 14 वाला आंसर, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, जो कि मुझे लगता है सरासर नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि इसको ये लिखा जाए तो किसको ये लिखा जाएगा। मतलब आपको ऊपर वाले में से 3 घटाकर अगला वाला बताना है। यहां ऊपर वाला दिया ही नहीं है, ऊपर वाला पूछा है, नीचे वाला दिया है कि Q17 पर आता है, D4 पर आता है, F6 पर आता है, W23 पर आता है, X24 पर आता है, U21 पर आता है, L12 पर आता है और Q17 पर आता है। ये आपको दिया गया है इसका नंबर नीचे वाले का। तो अगर मैं नीचे वाले से ऊपर की तरफ चलता तो मुझे क्या करना पड़ता है? इन सबको +3 करना पड़ता। जरा ध्यान दो, 3 में 2 जोड़ूंगा 5, 5 में 3 जोड़ूंगा 8, 3 में 3 जोड़ूंगा 6, 11 में 3 जोड़ूंगा। तो नीचे वाले से ऊपर वाले के निकालने के लिए प्लस का 3 करना होता, तो 17 और 3 20, जहां 20 होता ना वो हमारा राइट आंसर होता। तो ये दोनों तो गलत हो जाते। 4 में अगर 3 जोड़ता तो 7 आता, अगला 7 जहां आ रहा है वो हमारा राइट होता। अगली बार 6 में अगर मैं 3 जोड़ता तो 6 और 3 9, जहां 9 होता वो हमारा राइट आंसर होता। ऑप्शन ही गलत है। लो भाई, 6 ही था ना ये, Q4 F6 जी। 6 में 3 जोड़ता तो 9 आना चाहिए था, यहाँ पर 9 नहीं आ रहा है, मतलब कुछ तो मिस्टेक आ रही है। या तो यहाँ पर आई कर लो या नीचे वाले में आई कर लो, एक जगह कहीं आई कर लो, है ना। क्योंकि 23 में 3 जोड़ोगे तो 26 आएगा। अरे बाप रे, पूरा ऑप्शन ही मिस्टेक दे दिया। चलो मैं पूरा ही करवा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। 24 में 3 जोड़ोगे तो 27 का मतलब 1, 21 में 3 जोड़ोगे तो 24, 12 में 3 जोड़ोगे तो 15, और इसको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू अगर मैं करूं, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20, मतलब नीचे वाले में सब में 3 3 जोड़ना है। 17 3 20, 4 3 7, 6 3 9, 23 3 26, 24 और 3 27 होता है, 27 को मैंने 1 लिख दिया। 21 और 3 24, 12 और 3 15, ये वाला राइट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, देख लो, TGIZ मतलब A XOT, ये आपका राइट आंसर होगा। ये आंसर है, इसको थोड़ा सा मैच कर लेना, है ना, हो सकता है कहीं टाइपिंग एरर हो गया है। और ये हो गया हमारी क्लास खत्म। ध्यान रखना, हमने 4 नए बैच लॉन्च किए हैं MPSI की पूरी तैयारी के लिए। MPSI का प्री कोर्स, कंप्लीट कोर्स रहेगा, सारे 10 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। MP पुलिस कांस्टेबल के बारे में आप जानते ही हैं। MP पुलिस कांस्टेबल में पिछली एग्जाम में जितने सिलेक्शन हुए हैं आप लोगों ने देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। बाकी भरोसा बहुत ज़्यादा जताते हैं लोग हम पर MP पुलिस कांस्टेबल आबकारी वाले, क्योंकि कुछ तो होगा। तो MP पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आबकारी कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं इन बैच में। बिल्कुल लाइव बैच चल रहे हैं, स्टार्टिंग से चल रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। MP वन रक्षक का भी कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें बिल्कुल शुरुआत से ही चल रहे हैं। तो ये 4 नए बैच है जो हमने लॉन्च किए हैं और चारों की लाइव क्लासेस चल रही है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी और क्लासेस हैं
या कोर्स हैं, जैसे आपको मैथ्स और रीजनिंग अगर पूरा पढ़ना है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, अदर स्टेट हो, पूरा सीखना है हमसे कि सर सारे टॉपिक सारे पढ़ा दो बेसिक से हाई लेवल तक, आप मैथ्स रीजनिंग का कॉम्बो बैच ले सकते हो। 450 रुपये में 2 साल के लिए मिल जाएगा। साथ ऐसे ही आपकी व्यापम की और भी एग्जाम्स के कोर्स हैं, एसएससी की एग्जाम्स के कोर्स हैं, रेलवे के एग्जाम्स का कोर्स है जो कि 199 का ही है, एसएससी जीडी का है, महिला सुपरवाइजर की तो हालांकि एग्जाम ही है, ठीक है। 49 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज मिल जाती है, टेस्ट पास मिल जाता है, तो ये वाला आप ले सकते हो। बाकी आप ये रहा हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप जुड़ सकते हो, ठीक है। मुझसे अगर सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो, और इस नंबर को तो आप सेव कर ही लेना अपने मोबाइल में क्योंकि बड़ा काम आएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। क्लास कैसी लगती है लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और आप लोगों की एग्जाम से पहले मैं चाहता हूं कि अपने इस परिवार को 8 लाख का परिवार बनाना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर जितने लोगों ने शेयर नहीं किया है वो शेयर कर देना, ठीक है। चलिए धन्यवाद, कल मिलेंगे, जय हिंद, बाय।